प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्यों पर चर्चा की थी। राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका से संबंधित क्या शक्तियां हैं, कार्यपालिका से संबंधित क्या शक्तियां हैं, न्यायपालिका से संबंधित क्या शक्तियां हैं। इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम संसद के अंतर्गत ही संसद के प्रथम सदन लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया था कि भारतीय संसद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। इसी तरह संसद के प्रथम सदन लोकसभा के गठन की बात भी अनुच्छेद 81 में कही गई है। वर्तमान में हम बात करें लोकसभा के गठन की, तो लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। चूँकि लोकसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्यों की संख्या वर्तमान में लोकसभा में 543 है और मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 है। अब हम बात करते हैं कि निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, इनमें क्या अंतर है। निर्वाचित सदस्य वे सदस्य होते हैं जिनको व्यस्त मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब बात आती है मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य में लोकसभा के अंतर्गत 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति किन को मनोनीत कर सकता है? जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि लोकसभा के अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। तो हम बात कर रहे थे लोकसभा के गठन की। तो लोकसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 और मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 है। इस प्रकार परीक्षा में पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो कुल सदस्य संख्या हमको बतानी होगी 545। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। क्योंकि समय समय पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है, तो वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन अभी जो फिलहाल में जो है वो 545 है, जिनमें 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि लोकसभा सदस्यों की योग्यता, अर्थात उनके निर्वाचन होने के लिए क्या शर्तें हैं, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में किया गया है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, इसके साथ ही संसद द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता हो। इस प्रकार इन शर्तों के साथ कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब बात आती है लोकसभा सदस्य का चुनाव किस आधार पर होता है, तो इसके लिए संपूर्ण भारत क्षेत्र को लोकसभा के क्षेत्रों में बांटा गया है। लोकसभा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। लोकसभा क्षेत्रों के आकार का निर्धारण परिसीमन आयोग, भारत का जो परिसीमन आयोग है वो लोकसभा के क्षेत्रों का निर्धारण करता है, और प्रत्येक 10 वर्षीय जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण भी किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 82 में किया गया है।
इसके अंतर्गत संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम का निर्माण किया और वर्तमान में कई परिसीमन आयोग स्थापित किया जा चुके हैं। जैसे 1952 में किया, 1962 में किया, 1972 में, 2002 में। 2002 के परिसीमन आयोग के अनुसार लोकसभा सीटों को समायोजित करने के लिए कुलदीप सिंह आयोग की स्थापना की, अर्थात इस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे, जिन्होंने लोकसभा में सीटों की संख्या को नहीं बढ़ाया, लेकिन विभिन्न राज्यों में लोकसभा की सीटों के आकार में समायोजित किया गया। तो इस आधार पर समय समय पर विभिन्न परिसीमन आयोग गठित किए गए, जिन्होंने लोकसभा के क्षेत्रों और सीटों की संख्याओं का निर्धारण किया। अब बात करते हैं हम लोकसभा की विशेष शक्तियाँ। लोकसभा की क्या क्या शक्तियाँ हैं? लोकसभा की विशेष शक्तियों के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करें तो ये है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कानून निर्माण की बात की जाती है तो उस समय विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक सामान्यतः दो प्रकार के बताए गए हैं, साधारण विधेयक और एक होता है धन विधेयक। तो साधारण विधेयक को तो हम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में पहले करें चाहे राज्यसभा में। लेकिन धन विधेयक के मामले में केवल और केवल उसे लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके साथ ही अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है। सरकार जब अनुदान की मांग करती है तो उस समय अनुदान की मांगों पर जो चर्चा है वो केवल और केवल लोकसभा में ही होगी। यह भी लोकसभा की विशेष शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा के पास है। जब कभी ये महसूस हो कि सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है, और यह अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा के पास ही है। इसके साथ ही लोकसभा का स्पीकर संसद की संयुक्त बैठक को अध्यक्षता करता है। जब कभी साधारण विधेयक के मामले में दोनों सदनों में विवाद हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा में, उस स्थिति में राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह संयुक्त बैठक बुला सके दोनों सदनों की। चूँकि बैठक राष्ट्रपति के आह्वान पर बुलाई जाती है, लेकिन उस समय जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो ये भी लोकसभा की एक प्रकार की विशेष शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही लोकसभा बैठक में लोकसभा की संख्या ज़्यादा होने के कारण संयुक्त बैठक में लोकसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, अर्थात लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 जबकि राज्यसभा सदस्यों की संख्या 285 होती है। जब किसी विधेयक के मामले में दोनों सदनों में विवाद होता है, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो उस स्थिति में जो निर्णय क्षमता होती है और एक तरीके से निर्णायक जो शक्ति होती है वो लोकसभा के पास ही होती है, क्योंकि उसके पास बहुमत ज़्यादा होता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामान्यतः मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब तक लोकसभा में उन्हें बहुमत प्राप्त होता है तब तक ही सरकार चलती है, अन्यथा त्यागपत्र देना होता है। इसके अलावा लोकतंत्र में लोगों के प्रतिनिधित्व सदन होने के कारण लोकसभा का महत्व निर्विवाद रूप से है। चूँकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन या कहें जनप्रतिनिधि सदन है, इसलिए लोकसभा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति लोकसभा स्पीकर के पास ही। जब कभी किसी विधेयक पर विवाद हो जाए कि धन विधेयक है या नहीं यह विधेयक, तो उसकी अंतिम शक्ति स्पीकर के पास ही। अब बात आती है राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने की शक्ति केवल लोकसभा के पास है। तो इस प्रकार हमने लोकसभा के गठन और शक्तियों पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम लोकसभा स्पीकर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।